Hello everyone. We are completing the series of History NCERT class 6 in Hindi. In this here I am going to complete chapter 9. इन दिस चैप्टर गाइस हम विलेज लेवल पे कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले थे उस टाइम पर वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे. आजकल हम जैसे आयरन का यूज़ करते हैं. थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर द पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ. जैसे कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट है आयरन और स्टील से बनी हुई चीज़ें. द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो. बट सबसे पहले जो आयरन का यूज़ हुआ था वो 3000 ईयर्स अगो पहले ही मतलब स्टार्ट हुआ था. Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in megaliths burials which you read in chapter 5th. जैसे कि हमने चैप्टर 5th में पढ़ा था मेगालिथ्स की मतलब बरियल साइट्स हमें ढेर सारी मिली थी और उन वहाँ पर हमें आयरन टूल्स और उसके बने हुए वेपन्स ये सब हमें मिले थे एविडेंस के तौर पर. Around 2500 years ago there is a evidence. 2500 years ago पहले हमें एविडेंस मिले थे फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स. ये मतलब आयरन टूल्स के दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट. जैसे कि एक्स मिला था हमें फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए जो वो यूज़ करते थे. एंड आयरन प्लक्शियर. ठीक है, हमें दो टूल्स मिले थे. फर्स्ट एक्स, सेकेंड इज आयरन प्लक्शर. आयरन प्लक्शर के बारे में मैंने चैप्टर 6 में आपको एक्सप्लेन किया था कि वो कैसा होता है और किस किस वर्क में यूज़ में आता है. प्लक्शर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ये बोथ टूल्स दोनों टूल्स का यूज़ होने लगा. इससे क्या हुआ, एकदम से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला. अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे उस टाइम पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. जैसे कि इरिगेशन. द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्ट विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेज. इनके मतलब जैसे कि जो भी किंग्स एंड किंगडम्स थे बिना फ्लरिशिंग विलेज की सपोर्ट के वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे. वाइल न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. जैसे कि नए टूल जिसमें एक्स और आयरन प्लक्शर आते हैं और सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन की वजह से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला. इरिगेशन वाज आल्सो यूज. इरिगेशन को भी उस टाइम पर मतलब इरिगेशन प्लांट को इरिगेट भी किया जाता था. इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडिंग कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक. इन सभी चीज़ों का यूज़ करके इरिगेशन मतलब वाटर को या क्रॉप को वाटर प्रोवाइड किया जाता था. If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. एक छोटा सा आप मतलब फ्रेज को फिल करना है, आप इसे देख लीजिएगा. Who live in the villages? Villages में कौन रहता था? There were at least three different kinds of people living in the most villages. Villages में at least three different तरीके के लोग रहते थे. In the southern and northern part of the subcontinent. In the Tamil, जैसे कि तमिल रीजन की बात करें, सदर्न रीजन की, तमिल रीजन की, द लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलार. जितने भी लार्ज लैंड ओनर्स होते थे उन्हें वेलार कहा जाता था या उनके नाम से जाना जाता था. ऑर्डिनरी प्लगमैन वर नोन एज उजावर. आपको ये नाम याद रखना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेलार किसे कहा जाता था, उजावर किसे कहा जाता था और कौन से रीजन में कहा जाता था. तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे उन्हें वेलार कहा जाता था. ऑर्डिनरी प्लगमैन को भी नोन एज उजावर. And the landless labor, including slaves, were known as Kadisiar and Adimai. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अभी हमने सदर्न के बारे में देखा कि सदर्न में लैंडलेस लेबर को क्या कहते थे, जिनके पास लैंड था उन्हें क्या कहते थे, और जो स्लेव्स थे उन्हें क्या कहते थे. अब हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करते हैं. इफ अ नॉर्दर्न इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेजेस हैड मैन नोन एज ग्राम भोजका. जो विलेज के हेडमैन होते थे उन्हें हम ग्राम भोजका के मतलब ग्राम भोजका से जानते थे. यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन ऑफ जनरेशंस. मतलब ऐसा होता था कि मतलब गांव से कोई भी वहाँ का हेड नहीं बन सकता था. मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन. एक ही घर डिसाइड कर दिया गया था कि इसी इसी की जनरेशन में जितने भी लोग आएंगे वही हेडमैन बनेंगे वहाँ के.
इन द अदर वर्ड द पोस्ट वर हेरिडेटरी। आप सिंपली कह सकते हैं उनकी जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी थी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन एक ही फैमिली के लोग वहाँ के हेड बनते थे। द ग्राम भोजका वॉज ऑफन द लार्ज लैंड ओनर्स। जो ग्राम भोजका थे वहाँ के ऑफकोर्स वो लार्ज लैंड ओनर्स कहलाते थे। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। वो लोग स्लेव्स को हायर करते थे, वर्कर्स को हायर करते थे, मतलब अपने लैंड पे वर्क कराने के लिए। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल, और इसके अलावा वो बहुत ही पावरफुल होते थे। कौन? ग्राम भोजकास, मतलब लैंड ओनर्स, जिनके लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, नॉट ओनली लैंड ओनर्स। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस। और कई बार ऐसा होता था कि किंग लोग डायरेक्टली उन्हें ही बोल देते थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, ऑफिशियल्स को रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज। समटाइम्स वो जज की तरह भी वर्क करते थे अपने मतलब विलेज को देखने के लिए, एंड समटाइम एज अ पुलिसमैन। कौन? लार्ज लैंड ओनर्स। Apart from Gram Bhoshka, there were other independent farmer known as ग्रह गृहपतिस। मतलब ये इंडिपेंडेंट फार्मर थे जिन्हें हम गृहपतिस बोलते थे। मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स। कई वहाँ पर स्मॉल मतलब स्मॉलर लैंड ओनर्स भी थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज दासा कर्मकारा डिड नॉट हैव लैंड। अब यू हैव टू रिमेंबर गाइस कि दासा और कर्मकारा जिनके पास लैंड नहीं होता था, एज अ इन्हें नॉर्दर्न इंडिया में दासा और कर्मकारा कहा करते थे, जिनके पास लैंड नहीं होता था, या वो स्लेव्स होते थे या वर्कर होते थे, उन्हें दासा और कर्मकारा कहते थे। बट इन द सदर्न पार्ट में उसे कदीसिया एंड अदीमई कहा जाता था। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन बाय अनदर। जी, वो दूसरे के द्वारा ओन किए गए फील्ड पर वर्क करते थे। इन द मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज। और कई विलेजेस में जैसे कि अलग अलग क्राफ्ट पर्सनस भी थे, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल। कुछ अर्लीस्ट वर्क है जो कि हमें संगम लिटरेचर की टेक्सिस में मिलता है, वह कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स अगो। 2300 ईयर्स अगो पहले संगम लिटरेचर को कंपोज किया गया था। दीज टेक्सिस वर कॉल्ड संगम। इन टेक्सिस को संगम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल इन द असेंबलीज। मतलब उन्हें ऐसी असेंबलीज में कंपोज किया गया है या कंपाइल किया गया है जिसे कि हम संगम कहते हैं, संगम ऑफ पोइट्स, जहाँ पर बहुत सारे पोइट्स लोगों का संगम होता है। संगम मतलब वो सब इकट्ठा होकर मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं और नई नई मतलब हर चीज हर टॉपिक पर बातें करते हैं। दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, जो कि मदुरई सिटी में मतलब उनका जो संगम था वो मदुरई सिटी में हेल्ड हुआ था। एंड द तमिल टर्म मेंशन अबव द तमिल मेंशन अब फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो भी तमिल वर्ड्स हैं ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि उजावर, कदीसियार, नदामई, वेलार, ये सब हमें तमिल की बुक संगम लिटरेचर में मिला है। फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्क्रप्चर्स एंड आर्कोलॉजिस्ट। हमें इनके बारे में कैसे पता चलता है, जैसे कि ट्रेवलर्स, अबाउट स्क्रप्चर्स, अबाउट द आर्कोलॉजिस्ट। यू मे हैव हर्ड द जातकास। आपने जातकास की स्टोरीज तो सुनी ही होंगी। जातकास की स्टोरी, दीज वर द स्टोरीज दैट वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये वो वाली स्टोरीज थी जो कि ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंपोज की जाती थी एंड देन रिटन डाउन बाय एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा वो प्रिजर्व की जाती थी और लिखी जाती थी ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा। Here is a part of Jatka's story which tell us how a poor man gradually become rich. यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज हैं जतकास की, जिसमें कि एक स्टोरी है जैसे कि पुअर मैन एकदम से मतलब धीरे धीरे कैसे रिच बन जाता है। ये है स्टोरी गाइस, मैं इस स्टोरी को स्किप कर रही हूँ। We can use other kinds of evidences to find out about the life of some of these early cities. हम और भी evidences हैं जिनको की पता करके ये पता लगा सकते हैं कि early cities में life कैसी थी। Sculptures curve scene depicting people's life in a towns and villages as well as in the forest. मतलब जैसे कि
जितने सारे हमें स्क्रप्चर्स मिले हैं और उनके जो सीन्स मिले हैं, मतलब जैसे पेंटिंग्स वगैरह, ये सब इनसे हम पता लगा सकते हैं। मैनी ऑफ दीज स्क्रप्चर्स वर यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवे ऑफ बिल्डिंग्स। कई यही इंस्क्रिप्शंस कई तरीके से यूज़ होते हैं, जैसे कि पिलर्स या गेटवे को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था इनका। Many of these cities that developed about 2500 years ago were capitals of the Mahajanpadas. बहुत सारी सिटीज़ जो कि 2500 ईयर्स को पहले डेवलप हुई थी, और बहुत सारी सिटीज़ महाजनपदास की कैपिटल्स, मतलब कैपिटल सिटी थी। एज वी हैड सीन सम ऑफ दीज सिटीज़ वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल। जैसे कि हमने देखा कई सारी सिटीज़ को फोर्टिफाइड करवाया गया था। उस टाइम पे जो किंग थे उनने फोर्टिफाइड करवाया था। ये मैंने आपको चैप्टर 6 में भी पढ़ाया था कि किलों को फोर्टिफाइड करवा देते थे ताकि उन पे कोई दूसरे किंग या अदर एरिया के किंग अटैक ना कर सकें, अपनी सिक्योरिटी के लिए। In many cities, archaeologists have found rows of pots, ceramic ring arranged one on the top of the other. These are known as ring wells. Archaeologist को मतलब रो में बहुत सारे पॉट्स मिले हैं, सेरेमिक रिंग मिली हैं जिन्हें वो रिंग वेल बोलते हैं, एंड उनका ये मानना है कि इट हैज़ बीन यूज एज अ टॉयलेट इन सम केसेस। कहीं कहीं पर वो एज अ टॉयलेट यूज़ किए जाते थे और कहीं कहीं पर एज अ गार्बेज डम्प्स। These ring wells are usually found in individual house, मतलब हर एक के घर में फाउंड होते थे ये ring wells. We have hardly any remains of palaces, markets or the homes of ordinary people. हमारे पास पैलेसेस या मार्केट के बहुत मतलब ज़्यादा एविडेंस नहीं है। Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. अभी डिस्कवर करना बाकी है। Other made of wood, mud, brick and thatch में हैव नॉट सर्वाइव्ड। ऐसा भी कुछ मिला नहीं है जिससे कि ये मतलब क्लियर हो पाए कि ये मार्केट के एविडेंसेस हैं यहाँ और किसी ऑर्डिनरी पीपल का घर है वहाँ, ऐसा। Another way of finding out about the early cities is from the accounts of sailors and the travelers. और एक और तरीका है कि हम अर्ली सिटीज़ के बारे में कैसे फाउंड कर सकते हैं, फ्रॉम द अकाउंट ऑफ सेलर और ट्रेवलर। मतलब जो ट्रेवलर होते थे वो अपने जो ट्रेवल करके जाते थे उसके बारे में काफ़ी कुछ अपनी बुक्स में लिख देते थे। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अर्ली जो सिटीज़ थी या अर्ली लाइफ थी वो कैसी होती थी। वन ऑफ मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट वॉज हैज़ बीन फाउंड by unknown Greek sailor. He described all the ports he visited. उसने हर पोर्ट्स को डिस्क्राइब किया अपनी बुक में, जो भी उसने देखा, जो भी उसने ट्रैवल किया। भरूच एंड रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी, मतलब उसने इस टाइप का डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में किया है। द गुल्फ इज़ वेरी नैरो एट बरग्याजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। Ships had to be steered by the skillful and experienced local fishermen। मतलब शिप को अच्छे से देखना पड़ेगा, वहाँ के जो लोकल फिशरमैन है वो who were employed by the king, जो राजा के द्वारा एम्प्लॉय किए जाते थे, वो शिप की देख रेख या देखभाल करते थे। द इम्पोर्ट्स इनटू बरग्याजा वर वाइन, ये सब चीज़ें इम्पोर्ट होती थी, जैसे कि वाइन हुआ, कॉपर हुआ, टिन, लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, ये सब वहाँ से इम्पोर्ट होता था। एक्सपोर्ट क्या क्या होता था उस टाउन से, जैसे कि प्लांट्स फ्रॉम हिमालयाज, इवोरी, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, ये सब वो एक्सपोर्ट करते थे। और इम्पोर्ट जैसे कि वाइन, कॉपर, ये सब इम्पोर्ट करते थे। स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉड बाय द मर्चेंट फ्रॉम द किंग, मतलब जैसे कि स्पेशल गिफ्ट होते थे वो अलग अलग मर्चेंट्स के द्वारा राजा के लिए लेके आए जाते थे। दीज इंक्लूड वेसल्स, जो गिफ्ट में जैसे कि मर्चेंट्स लोग गिफ्ट में लेके आते थे, वो क्या क्या लेके आते थे, जैसे कि वेसल्स, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वुमेंस, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लोथ्स, ये सब एज अ गिफ्ट वो लोग लेके आते थे। लेट्स रीड फर्दर। The topic is coins. You may have noticed how wealth is measured in the terms of coins in the story of page 90. Archaeologists have found several thousands of मतलब coins belonging to this period. Archaeologists को बहुत सारे coins मिले हैं जो 2500 years को पहले के हैं। The earliest coins which were used for about 500 years were पंचमार्क coin. जो सबसे पहले coins मिले हैं हमें 500 years वर
500 ईयर्स पहले हमें जो सबसे पहले कॉइन्स मिले हैं वो कौन से कॉइन्स हैं? पंच मार्क कॉइन्स, इस टाइप के होते थे गाइस पंच मार्क कॉइन, सच एज द वन शोन बिलो। दे हैव बीन गिवन हिज नेम बिकॉज द डिज़ाइन वर पंच ऑन द मेटल। ये जो डिज़ाइन है ये पंच करके बनाई जाती थी और मेड ऑफ पंच ऑन दी मेटल, मतलब मेटल के ऊपर ये डिज़ाइन पंच करके बनाई जाती थी सिल्वर और कॉपर के उसमें, इसीलिए इसका नेम पंच मार्क कॉइन्स है। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग, और कॉइन्स के अलावा और क्या क्या चीज़ों से वो एक्सचेंज करते थे। रीड दिस शॉर्ट पोएम ऑफ संगम कलेक्शन, मतलब संगम लिटरेचर की एक छोटी सी पोएम गिवन है कि वो किस तरीके से और चीज़ें एक्सचेंज करते थे। सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, वेरी ऑफन, अक्सर ऐसा होता था कि एक सिंगल टाउन मतलब वेराइटी ऑफ रीजन की वजह से इम्पॉर्टेंट था, मतलब उसमें काफ़ी सिंगल टाउन काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ हुआ करता था। लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा, जैसे कि मथुरा का एग्जाम्पल देखते हैं। मथुरा हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट मोर देन 25 ईयर्स, 2500 ईयर्स, 2500 ईयर्स तक मथुरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना रहा। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स, ट्रेवल एंड ट्रेड, मतलब ये उस रूट पर था जहाँ से ट्रैवल और ट्रेड के दो इम्पॉर्टेंट रूट पर मथुरा था, इसी वजह से बहुत ही फेमस था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जाने के रास्ते में भी मथुरा पड़ता था, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट आने में या ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाने के रास्ते में भी मथुरा पड़ता था। देयर वर द फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, मथुरा के सिटी के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन था, मतलब मथुरा सिटी फोर्टिफाइड सिटीज़ थी। एंड देयर वर यस सेवरल श्रेन्स, फार्मर, हर्डर एंड एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडिंग फूड फ्रॉम द पीपल इन द सिटी, मतलब वहाँ पे ऐसा होता था कि बहुत सारी श्रेन्स भी बनी थी सिटी के अंदर, फार्मर्स, हर्डर्स एंड अदर ज्वाइन एरियाज़, वो मतलब उनके एरियाज़ में आते थे, मथुरा में जाते थे वो लोग, जैसे कि फार्मर हुए मथुरा में जाते थे। प्रोवाइडेड फूड फॉर द पीपल इन द सिटी, जो सिटी मतलब मथुरा की सिटी में जो लोग रहते हैं उन्हें फूड प्रोवाइड करा दे मतलब कर देते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्क्रप्चर्स वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वहाँ पे स्क्रप्चर्स तो बनते ही बनते थे, बट कैसे स्क्रप्चर्स, एकदम फाइन। Around 200 years ago, Mathura became the second capital of Kushanas, about whom you will be reading chapter 10, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि मथुरा कुशानास डायनेस्टी या कुशानास एम्पायर का कैपिटल बना दिया गया। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, मथुरा रिलीजियस सेंटर भी था बिकॉज जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी या जैन श्रीन्स थी, एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा, और कृष्ण गॉड का भी इम्पॉर्टेंट सेंटर था। Several inscriptions on surface such as stones, slabs and statues have been found in Mathura. मथुरा में बहुत सारे inscriptions मिले हैं हमें as evidence. जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड गिफ्ट मेड बाय मैन, जनरली ये छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि और ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं और एज अ गिफ्ट मतलब किंग को या मोनेस्ट्रीज को दिए गए हैं। दीज वर मेड बाय द किंग्स एंड क्वींस, ऑफिशियल, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन हु लिव इन अ सिटीज़, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं या तो वो किंग के द्वारा, किंग क्वीन के द्वारा, ऑफिशियल्स, मर्चेंट या क्राफ्ट पर्सन के द्वारा बनाए गए हैं। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, एक इंस्क्रिप्शन है मथुरा में जो गोल्ड स्मिथ को मतलब गोल्ड स्मिथ के बारे में बताता है, ब्लैक स्मिथ के बारे में बताता है, उसमें लिखा है, और बास्केट मार्केट और परफ्यूम्स के बारे में उस इंस्क्रिप्शन मतलब उस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। We also have archaeological evidences for craft. These include extremely fine pottery known as northern black polish ware, मतलब क्राफ्ट के बारे में अगर हम 2500 ईयर्स को पहले की बात करें तो आर्कोलॉजिस्ट के एविडेंसेस से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे जो पोट्री थी वो बहुत ही अच्छी बनाई जाती थी, इसको हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते हैं। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पहली बात तो ये नॉर्दर्न पार्ट में फाउंड होती है इसलिए उसको नॉर्दर्न कहते हैं, और इट इज़ यूजुअली ब्लैक इन कलर, वो कलर में ब्लैक होती है इसलिए उसको ब्लैक कहते हैं, एंड हैज़ अ फाइन श्रिन,
और वो बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइन बनाई जाती है, इसलिए पॉलिश्ड वेयर, इसी वजह से उसका नेम पड़ा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। रिमेंबर दैट द आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर मेनी क्राफ्ट मे नॉट हैव बीन सर्वाइव। और आपको ये भी याद रखना है कि आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, कई एविडेंसेस ऐसे हैं जो अभी तक सर्वाइव ऑफकोर्स नहीं कर पाए हैं, तो हमें वो मिले नहीं हैं। वी नो फ्रॉम दी टेक्सेस दैट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स फॉर इम्पॉर्टेंट। हमें टैक्स के थ्रू पता चलता है कि क्लोथ्स वहाँ पे मतलब क्लोथ्स से इम्पॉर्टेंट थे, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होते थे। देयर वर फेमस सेंटर सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ में एक बहुत ही फेमस सेंटर है वाराणसी, मथुरा, और मथुरा साउथ में है। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दी सेंटर, यहाँ पे दोनों मैन एंड वुमेन वर्क करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज श्रिंक्स। कई क्राफ्ट पर्सन या मर्चेंट्स कई सारी एसोसिएशंस में मतलब एसोसिएशन बनाते थे जिनको हम श्रिंक्स कहते थे। श्रिंक्स क्या होते हैं? दी श्रिंक्स ऑफ द क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइड ट्रेनिंग। मतलब श्रिंक्स क्या होता है? ये एक एसोसिएशन टाइप का होता है और इसमें क्या होता है, ये जो क्राफ्ट पर्सनस होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, प्रोक्योर रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर फिनिशिंग गुड्स बनाने के लिए उन्हें ट्रेन करते हैं। जैसे कि मतलब अगर जैसे आप किसी एसोसिएशन में हैं तो आपको रॉ मटेरियल वहीं मिल जाएगा, ठीक है, और जो श्रिन या एसोसिएशन रहेगी वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी और आपसे आपको ट्रेन भी करेगी कि आपको फाइनल गुड कैसे बनाने हैं। दैन श्रिंस ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज अ ट्रेड, और फिर वही ट्रेड ऑर्गेनाइज करेगी। श्रिंस ऑल्सो सर्व एज अ बैंक, और वो एज अ बैंक की तरह भी सर्व करती है। विच रिच एंड मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी, जहाँ पे जो जिसके पास ज़्यादा पैसे रहते थे वो वहाँ पे डिपॉजिट कर सकता था। दिस वॉज इन्वेस्टेड इन अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और द यूज ऑफ सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मॉनेस्ट्रीज। मतलब जैसे कि आपके पास ज़्यादा है तो आप उस ऋण में अपना डिपॉजिट करा दीजिए, वो आपका वहाँ रहेगा, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले लीजिए। इस टाइप का अरेंजमेंट था। क्लोजर लुक आर्के में देव, ये क्या है गाइस? ये एक साइड है, पौंडीचेरी में है, और ये इस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं 2200 से लेके 1900 ईयर्स अगो पहले की बात हो रही है। आर्कमदेव एक कोस्टल सेटलमेंट है जहाँ पे शिप्स अनलोड गुड्स, मतलब जैसे कि बाहर से कोई भी सामान आता था तो आर्कमदेव मतलब पौंडीचेरी में वो उस शिप को अनलोड किया करती थी। A massive brick structure which may have been warehouses was found at the site. Other finds including pottery from the Mediterranean regions such as amphorae, कई सारी मतलब पॉटरी मिली हैं, जैसे कि एम्फोरे, डबल हैंडेड जार जिसमें कि लिक्विड कंटेन होता है। हमें स्टेम्प्ड रेड ग्रेज पॉटरी भी मिली है जिसको हम एरिचाइन वेयर कहते हैं, विच वॉज नेम आफ्टर द सिटी इटली, मतलब इटली की सिटी पर जो नेम पड़ा था एरन वेयर एक पोट्री का, वो भी वहाँ पे हमें मिला है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले स्टेम्प्ड माउल्ड, ये मतलब वेट क्ले को प्रेस करके बनाया जाता है। देयर वॉज यट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वॉज मेड लोकली, और वहाँ पे और डिफरेंट टाइप्स की पोट्री थी जो लोकल में बनाई जाती थी थ्रू रोमन डिज़ाइन, जिसमें कि रोमन डिज़ाइन यूज़ किया जाता था। रोमन लैम्प, ग्लासवेयर, जर्म्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट दिस साइड। मतलब आर्कम देव में हमें एरेंटाइन व्यू मिला है, स्टैम्प रेड ग्लेस पोट्री मिली है, एम्फोरे की पोट्री मिली है, डबल हैंडेड जार मिला है, मेडिटेरियन रीजन में जो पोट्री यूज़ होती है वो भी मिली है, और ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वहाँ जो शिप्स हैं वो अनलोड मतलब अपने गुड्स को अनलोड वहाँ करती थी। Small tank have been found that were probably dyeing with using dye clothes। मतलब छोटे छोटे टैंक्स भी मिले हैं आर्कमदेव में जहाँ हमें डाई क्लोथ के एविडेंसेस के मिले हैं, मतलब क्लोथ्स को वहाँ डाई किया जाता था उसके एविडेंस मिले हैं। देयर इज़ अ प्लेंट्री ऑफ एविडेंसेस फॉर मेकिंग द बीड्स फ्रॉम द सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ग्लास। वहाँ पे हमें मतलब बीड्स बनाने के भी कई सारे एविडेंसेस मिले हैं जो कि मतलब प्रेशियस स्टोन से बनाए जाते हैं। Thank you for watching and have a nice day.